चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं पुनः अपना बाल विकास, और इस बाल विकास में देखेंगे कि क्या क्या हमें चीज़ें देखना है। इससे पहले हम देख चुके हैं बाल विकास की अवस्थाएं, जिसमें सामान्यतः हमने तीनों अवस्थाएं देखी हैं। शैशवावस्था सबसे पहले देखा हमने, उसके बाद बाल्यावस्था देखा, और सामान्यतः हमने किशोरावस्था देखा। इन तीनों की हम विशेषताएं देख चुके हैं, और अब इन विशेषताओं के बाद हम देखने वाले हैं कुछ इन अवस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो हमसे सामान्यतः पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रमुख तथ्यों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सिर्फ यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहला तथ्य देखते हैं कि जो बालक, एक शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म के समय शिशु के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखना है 207 टोटल हड्डियों की संख्या 207 होती है। अब साइंस वाले कहेंगे सर ये तो 300 से ज़्यादा होती है, तो वो साइंस का विषय है। ये हमारे बाल विकास में 207 होती हैं, और यही आंसर सामान्यतः सही माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखने वाले हम यहाँ पर दो शब्दों को देखने वाले हैं। एक अस्थीकरण को देखने वाले हैं, अस्थीकरण क्या होता है, और एक हम सामान्यतः देखेंगे यहाँ पर दृढ़ीकरण। तो अस्थीकरण क्या होता है और दृढ़ीकरण क्या होता है। तो अस्थीकरण का मतलब होता है हड्डियों के जुड़ने की अवस्था आपस में अस्थीकरण कहलाती है, यानी हड्डियों का जुड़ना, जो कि सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये किस अवस्था में होता है, 0 से 2 वर्ष में। अगर अवस्था के अंतर्गत देखें तो पूर्व शैशवावस्था। क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से बनता है कि अस्थीकरण सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है, तो पूर्व शैशवावस्था। और यहां पर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा किस उम्र में, तो 0 से 2 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा अस्थीकरण की यहां पर प्रक्रिया होती है। दृढ़ीकरण, तो दृढ़ीकरण देखते हैं यहां पर। दृढ़ीकरण का होता है मतलब मजबूत होना, तो हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहा जाता है। अब सामान्यतः ये पूछते हैं कि ये आखिर किस अवस्था में होता है ऐसा। तो बेटा ये हम देखते हैं 10 से 12 वर्ष में ये सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। और अगर हम इसकी अवस्था देखें तो ये हमारी अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। समझ में आ गया होगा उत्तर बाल्यावस्था कि अस्थीकरण क्या होता है और दृढ़ीकरण क्या होता है। तो इसे लिखना है तो नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा जाता है कि एक बालक के हाथ की उंगलियों में, सामान्यतः पूरी उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहां पर देखेंगे कितनी हड्डियां होती हैं। तो हम 14 हड्डियां यहां पर देखने वाले हैं। 14 हमारी बोन्स होती हैं। आपको सामान्यतः की काउंटिंग करवा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 इसमें होता है 13 14, यानी टोटल 14 है। 3 6 9 12 और 2 14 है। तो टोटल हड्डियों की संख्या यहाँ पर कितनी हो रही है, एक हाथ में 14 है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि एक हाथ की उंगलियों में, दोनों हाथ की उंगलियों में कहा जाएगा तो 28 हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपके चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। चेहरे में हड्डियों की संख्या देखेंगे तो चेहरे में भी सामान्यतः हड्डियों की संख्या 14 ही होती है। कितनी, 14 यानी 14। देखें याद कैसे रखते हैं भाई, किसी को चांटा मारेंगे तो 14 हड्डियां, और 14 हड्डियां तो मिलनी चाहिए ना, एक से एक का यहाँ पर कॉम्बिनेशन। तो 14 हड्डियां, 14 हड्डियां हाथ की उंगलियों में और 14 हड्डियां हमारे चेहरे में हमें दिखाई देती हैं। आगे हम देखने वाले कि एक पैर में कुल हड्डियों की संख्या। आपसे पूछा जाए पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 30 बताना है आपको, 30। और यही सामान्यतः हमसे पूछ लिया जाए पैरों, अगर यहाँ पर बहुवचन आ जाए पैरों में हड्डियों की संख्या, तो 30 + 30 = 60। कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाएगा पैर में हड्डियों की संख्या होती है 30, पैरों में हड्डियों की संख्या होती है तो 60। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं खोपड़ी यानी कपाल। ये दो शब्द मिलते हैं आपको, एक खोपड़ी या इसी को कपाल। तो यहाँ पर खोपड़ी या कपाल में हड्डियों की संख्या देखेंगे तो हमारी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या मिलती है 8। ठीक है ना, तो जोड़ते चलना हड्डियां कितनी हो रही हैं, 8 ये हो गई हड्डियां हमारी। आगे हम देख रहे हैं सिर के बाद। इसके बाद देखेंगे हमारे सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है,
सिर में समानता हमारे पूरे सिर में, पूरा सिर यहाँ से कितनी होती है 29। अभी आपको हम काउंट करवाने वाले हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो कान में हड्डियों की संख्या होती है 3, और यहीं पर कानों आ जाए, कानों, तो यहाँ पर सामान्यतः हड्डियों की संख्या 6 बताएंगे। तो ध्यान रखना है, कान में हड्डियों की संख्या 3 और एक कानों में हड्डियों की संख्या पूछ लेते हैं तो दोनों कानों में मिला करके 6 हो जाती है। 3 हड्डियां पाई जाती हैं, तो 3 हड्डियों की अभी हम बात करने वाले। सबसे छोटी हुई बॉडी की सबसे छोटी हड्डी भी हमारे कान में पाई जाएगी, वो भी मध्य कर्ण में। इसके बाद हम देखने वाले हैं गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है ओनली। ये जो दिखाई देती है, गर्दन में हड्डियों की संख्या 1 होती है। और बहुवचन में आ जाए गर्दनों में हड्डियों की संख्या, बताइए। अरे भाई एक ही गर्दन होती है एक व्यक्ति के, तो एक ही हड्डी होगी, गर्दनों नहीं होता है। गर्दन में ही सामान्यतः पूछा जाएगा कि गर्दन में हड्डियों की संख्या, तो आपको बताना होता है 1। तो आप देखो 29 कैसे पूरा सिर में करते हैं। 29 देखते हैं जल्दी से, सिर में कैसे होती है। तो चेहरे में हमने देखी थी, अभी चेहरे में कितनी देखी थी 8। उसके बाद हमने देखी थी खोपड़ी में या कपाल में 8। उसके बाद हमने देखा था कानों में हड्डियों की संख्या 6। उसके बाद देखा था हमने गर्दन में हड्डियों की संख्या 1, कितना हुआ। और इसके बाद कौन सा और रह गया सामान्यतः देखते हैं। उसके बाद 1 मिनट देख लेते हैं, चेहरे में हो गया था, और कहां पर रह गया था हमारा, सिर में हो गया था, खोपड़ी में हो गया था, पैर में हो गया था, कितना हो गया, चेहरे में 8 हो गई, खोपड़ी में 8 हो गई, कानों में 6 हो गई, गर्दन में 1 हो गई है। टोटल 8, 16 और 7 23। कौन सी और रह गई अभी, कानों की 6 हो गई है। देखते हैं अभी सामान्यतः, सॉरी 14 होती है चेहरे में, 8 लिख दिया मैंने गलती से, 14। तो पूरा हो जाएंगी आपकी 14 और 12 और 13 और 6 यानी 23, 29। ये टोटल आपकी 29 हो जाएंगी हड्डियाँ, ठीक है ना। तो 29 हड्डियाँ आपके पूरे सिर में दिखाई देती है। अब आगे देखते हैं हम कि और कहाँ पर हड्डियाँ मिल रही हैं हमें, कौन सी मिल रही हैं। आगे हम देख रहे हैं रीढ़ की हड्डियों की संख्या। रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या, कशेरुकाओं की संख्या आपसे पूछी जाती है तो 33 होती है। रीढ़ की हड्डी जो पीछे होती है हमारे, रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, तो 33 होती है। इसमें सबसे ऊपरी वाली कशेरुका, 2 कशेरुकाओं के नाम पूछे जाते हैं। तो जो आपकी ऊपरी वाली कशेरुका है उसका नाम मिलता है आपको एटलस, और जो निचली कशेरुका है उसका सामान्यतः नाम मिलता है एक्सिस। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे ऊपरी वाली कशेरुका का नाम क्या होता है, एटलस, और सबसे नीचे जो होती है कशेरुका उसका नाम क्या होता है, एक्सिस। तो ये भी हमें सामान्यतः ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। ये कहाँ पाई जाती है, तो आपके जांग में सबसे लंबी हड्डी। अब यहाँ पर एक पूछा जाता है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे मजबूत हड्डी की बात करेंगे। सबसे मजबूत पावरफुल यानी हमारे जबड़े में होती है, जबड़े में यानी मैंडिबल, इसका नाम है मैंडिबल। मैंडिबल हमारे कहाँ पाई जाती है, जबड़े में। तो आपने ये सुना भी होगा, एक चांटे में जबड़ा तोड़ देंगे। तो जबड़ा यानी जो लड़ाई लड़ने वाला है उसको पता है कि वो इतना पावरफुल है, इतना मजबूत है वो, कि आपकी जो सबसे मजबूत हड्डी है सामान्यतः एक ही चांटे में उसको तोड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे मजबूत हड्डी हमारी जबड़े की होती है। आगे देखेंगे सबसे मजबूत या कठोर तत्व। हमारे शरीर में सबसे मजबूत या कठोर तत्व पूछा जाता है जब तत्वों की बात आती है, तो ये एनेमल होता है। जो एनेमल हमारे सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, हमारे दांत पर पाया जाता है। तो दांत में पाया जाने वाला एक तत्व होता है एनेमल, जो हमारे पूरी बॉडी का सबसे मजबूत या कठोर तत्व होता है। जब हड्डी की बात करेंगे तो मैंडिबल, और तत्व की बात करें तो फिर यहाँ पर हमें देखना होता है क्या, एनेमल, जो कि हमारे दांतों में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे
छोटी हड्डी, हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है, कौन सी होती है, तो स्टेप्स या स्टेपीज भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर, जो कि हमारी मध्य कर्ण में पाई जाती है। मध्य कर्ण मतलब कान की बीच वाली हड्डी। 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और एक आंतरिक कर्ण। तो जो मध्य कर्ण है, कान का बीच वाला भाग है सामान्यतः, तो उसमें हमें देखने को मिलती है हमारी सबसे छोटी हड्डी, जिसको स्टेप्स या स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय नवजात शिशु का रंग कैसा होता है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, सामान्यतः देखा गया है कि जन्म के समय शिशु का कलर या रंग कैसा होता है, तो हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी, लाइट यहाँ पिंक होता है, इसका कलर हल्का गुलाबी होता है। और सामान्यतः ये 15 दिन के बाद अपना स्थायी रंग प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो जन्म के समय बालक का जो बॉडी का कलर दिखाई देता है हल्का गुलाबी, और 15 दिनों के बाद सामान्यतः ये अपना स्थायी, जो इसका परमानेंट कलर होने वाला है, तो स्थायी रंग को अपना प्राप्त करता है। 15 दिन ध्यान रखना है, यानी 2 वीक्स भी बोल सकते हो इसको आप। कहते हैं कि जो नवजात शिशु होता है उसका सबसे ज्यादा विकसित ज्ञानेंद्री कौन सी होती है, सबसे ज्यादा विकसित ज्ञानेंद्री कौन सी होती है, तो आपकी स्वाद ज्ञानेंद्री, यानी उससे स्वाद पता चलने लगता है। तो पूछा जाता है सबसे विकसित ज्ञानेंद्री, तो उसकी स्वाद ज्ञानेंद्री सबसे ज्यादा विकसित होती है। स्वाद ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है, 5 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, और सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं जिनको, तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और हमारी स्किन, त्वचा, जिनसे हमें कुछ छू करके, देख करके, सुन करके, स्वाद लेकर के उनकी समानता हमें जानकारी मिलती है, इसलिए उनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां होते हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, तो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और सामान्यतः 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर आदि, तो ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां दिखाई देती हैं। आगे हम देख रहे हैं इसमें, अब ये पूछा जाता है कि शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है। जो शिशु है उसमें दांत बनने की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है, आप लोग बता सकते हैं इसको। तो यहां पर हम देख रहे हैं, जब गर्भावस्था में होता है शिशु, गर्भावस्था में होता है, और सामान्यतः 5वें माह में, तो गर्भावस्था में ही 5वें माह में शिशुओं के दांत बनने की प्रक्रिया हो जाती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब बालक का जन्म होता है, जब सामान्यतः ये गर्भावस्था की बात हो रही है, दांत बनना प्रोसेस शुरू हो जाती है 5वें माह में ही। और जब बालक सामान्यतः जन्म लेता है तो उसके 5 या 6 माह बाद उसके दांत निकलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बालक के अगले 2 दांत, नीचे के 2 दांत निकलते हैं, ये वाले 2 दांत, नीचे के 2 दांत निकलना शुरू होते हैं, फिर अंततः सामान्यतः अन्य दांतों का निकलना शुरू होता है। यहाँ पर ये पूछा जाता है आपसे, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिर कितने दांत इसके 1 वर्ष में पूर्ण हो जाते हैं। तो 1 वर्ष में लगभग 8 अस्थायी दांत, ध्यान रखना है, अस्थायी दांत, उसके 1 वर्ष में अस्थायी दांत निकल आते हैं 8। सामान्यतः उसके जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 4 वर्ष में, 4 वर्ष में पूरे 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। 20 अस्थायी दांत 4 वर्ष में उसके निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी 4 वर्ष में कंप्लीट 20 दांत हो जाते हैं। और जो 20 दांत होते हैं इनको हम दूध के दांत कहते हैं। और इन दूध के दांतों के बाद फिर आपके चाय के दांत निकलेंगे, पानी के दांत निकलेंगे, वो देखेंगे। तो 20 यहाँ पर अस्थायी दांत निकलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि बालक के कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो हमें ये देखना है कि बालक के 20 दांत 2 बार निकलते हैं। 20 दांत, क्योंकि ये अस्थायी दांत है, पहले ये निकलेंगे, फिर ये टूटेंगे, फिर से 20 दांत निकलेंगे, और उसके बाद सामान्यतः 32 दांत तक पहुंचता है। तो 20 दांत 2 बार बच्चों के निकलना शुरू होता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, हो गया होगा ये। अब हम बात करते हैं हृदय के धड़कन की, कि आखिर हृदय की धड़कन जो होती है, तो प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है, यानी 1 मिनट में एक शिशु का हृदय 140 बार धड़कता है। बहुत हार्ट बीट बहुत तेज होती है, बहुत तेज हार्ट बीट होती है। तो प्रथम माह में 140 पर मिनट। इसके बाद देखते हैं 6 वर्ष में बालक की जो हृदय की धड़कन होती है वो सामान्यतः 100 प्रति मिनट हो जाती है। 100 बार 1 मिनट में ये धड़कता है। और सामान्यतः जब ये देखा जाता है, जब हम वयस्क हो जाते हैं तो बालक बालिकाओं की जो हृदय की धड़कन है थोड़ा अंतर पाया जाता है। वो अंतर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो बालक होता है उसकी धड़कन होती है 72 प्रति मिनट, 72 पर मिनट,
लेकिन जब यहीं पर हम बालिका की बात करते हैं, बालिका की बात करते हैं तो वो 66 से 70 प्रति मिनट ये इसकी हृदय की धड़कन होती है। यानी 1 मिनट में 66 हो सकती है किसी बालिका की, 67, किसी की 68 और 69, 70 ऐसे डिफरेंट, जबकि बालक की 72 बार ही 1 मिनट में धड़कन होती है आपके हृदय की धड़कन। हार्ट यानी इस साइड होता है। समझ में आ रहा होगा, बालक और बालिका की हृदय की धड़कन देख ली हमने। उसके बाद हम देखते हैं आखिर बालक की जो गर्भावस्था, गर्भावस्था की कुछ हम यहाँ पर आपको स्थितियां बताने वाले हैं कि बालक जब गर्भावस्था में होता है तो उसके खंड कौन कौन से होते हैं। तो आप देख सकते हैं गर्भावस्था या जन्म पूर्व काल के खंड, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जब बालक गर्भावस्था में होता है या बालक सामान्यतः जब जन्म नहीं होता तो जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले के काल के कुछ खंड बताए गए हैं, उसकी कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं। तो उन अवस्थाओं को देखते हैं। उसमें अवस्था सबसे पहले हमें देखने को मिल रही है डिंबावस्था। पहली अवस्था डिंबावस्था, डिंबावस्था। डिंबावस्था, इसी को हम एक नाम से और जानते हैं सामान्यतः भ्रूणक। इसी को हम एक नाम और से जानते हैं भ्रूणक। एक नाम और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर बीजावस्था, बीजावस्था। इसकी सामान्यतः आपसे उम्र पूछी जाती है कि आखिर कितनी उम्र होती है जो बीजावस्था होती है, डिंबावस्था होती है। तो इसकी उम्र देखते हैं हम कितनी होती है। तो जब बालक का गर्भावस्था में आना होता है और उस गर्भावस्था में जब बालक का आना हुआ उससे लेकर के और 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक की अवस्था या निषेचन से कहिए आप, निषेचन से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है वो उसकी डिंबावस्था, भ्रूणक अवस्था या बीजावस्था कहलाती है। इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना, निषेचन से 2 सप्ताह तक, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरी अवस्था में देखने को मिलती है, देखते हैं वो दूसरी अवस्था कौन सी है हमारी, पिंडावस्था या भ्रूणीय। दूसरी पिंडावस्था, पिंडावस्था या इसी को हम भ्रूणीय बोलते हैं। ध्यान रखना इन शब्दों का, अलग अलग शब्द पूछे जाते हैं। भ्रूणीय या इसका एक नाम और दिखाई देता है हमें जिसको भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं, भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। ये अलग अलग बुकों में सामान्यतः अलग अलग दिया रहता है, तो मैंने सबको एक साथ कंबाइन करके लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो अवस्था होती है तीसरे सप्ताह से शुरू करके 8वें सप्ताह तक चलती है। तीसरे सप्ताह से शुरू होकर के और 8वें सप्ताह तक ये अवस्था देखी जाती है। तो तीसरे सप्ताह से शुरू होती है और 8वें सप्ताह तक जो अवस्था चलती है उसको हम पिंडावस्था या भ्रूणीय अवस्था या भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं। यहां पर यह कहा जाता है कि इस अवस्था में ही जो बालक होता है उसों का कोष यानी सेल का बनना शुरू हो जाती है और एक लघु मानव के रूप में दिखाई देता है। कभी आपसे पूछा जाए कि एक बालक जो होता है तो लघु मानव के रूप में कब ये दिखाई देने लगता है, तो आप बता सकते हैं कि पिंडा अवस्था में। यहाँ पर सेल्स यानी कोषों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। कोष यानी सेल्स, कोषों का निर्माण यानी कोषों से एक लघु मानव की आकृति बनना यहाँ पर सामान्यतः शुरू हो जाती है। तो आपने दूसरी अवस्था देखी। तीसरी अवस्था देखते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तीसरी यहाँ पर जो आपको दिखाई देगी उसको कहते हैं हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये सामान्यतः आपकी कब से कब तक चलने वाली है, 8 सप्ताह से और 9 माह तक। सामान्यतः 9 माह माना गया, तो 8 सप्ताह से 9 माह तक की ये अवस्था आपकी कहलाती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। 9 माह का मतलब क्या है, जब तक उसका जन्म हो जाए। 8 सप्ताह से लेकर के 9 माह कह लीजिए या जन्म भी कह सकते हैं यहाँ पर, जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता है तो जन्म तक। ये तो 9 माह यहाँ पर देख लेंगे या फिर जन्म तक। तो 3 अवस्थाएं आपने देखी, डिंबावस्था, इसी को भ्रूणिक अवस्था, इसी को बीजावस्था। दूसरी हमने पिंडावस्था देखी, इसी को भ्रूणीय अवस्था और भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं। तीसरा हमने देखा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हमें यहाँ पर, और इनका समानता में उम्र भी ध्यान रखना कि कितने सप्ताह से और कितने सप्ताह तक की इसकी उम्र होती है। नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग, देखते आएंगे इसको। आगे देखें, अब हम देखेंगे यहां पर कि जब एक बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय
जन्म के समय शिशु का जो भार होता है आखिर वो कितना होता है, भार, वेट। तो यहाँ पर हम बालक और बालिका दोनों की बात करेंगे। जन्म के समय भार, ये हम पहले देखेंगे बालक का, बालक, और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे बालिका। तो ध्यान रखना है आपको कि बालक और बालिका दोनों की बात करेंगे अलग अलग। पाउंड में देखा जाएगा तो 7.15 पाउंड, या इसी को अगर किलोग्राम में देखना चाहोगे 3.2 किलोग्राम। सामान्यतः पाउंड में पूछा जाता है। तो ये बालक की यहाँ पर भार दिखाई दे रहा है जन्म के समय एक शिशु का। जब हम बालिका का देखें कि बालिका का जन्म के समय कितना भार होता है, तो ये थोड़ा सा कम होता है, 7.13 पाउंड, लगभग आप देखोगे तो 3 kg मिलेगा। यहाँ पर 3 किलोग्राम यहाँ पर सामान्यतः देखने को मिलता है। कभी कभी औसत सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि शिशु का जन्म के समय कितना भार होता है। इसमें बालक और बालिका कोई स्पेसिफिक नहीं किया जाता है। बालक और बालिका को सीधा पूछ लिया जाता है कि जन्म के समय बालक का या जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है। तो सामान्यतः वहां पर आता है हमारा 7 पाउंड, ठीक है, 7 पाउंड। या इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो 3 लगभग 179 किलोग्राम के समथिंग, ये थोड़ी 1.10 के करीब, इतना 3.10 किलोग्राम के समथिंग हो जाता है। तो पाउंड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आप तीनों का यहाँ पर देख लेंगे कितना कितना वेट है, कितना कितना भार है, देख लीजिए इसको। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि जो बालक होता है, बालक के मस्तिष्क का विकास, जो बालक के मस्तिष्क का विकास होना है तो सामान्यतः कितनी वर्ष में कितना होता है। मस्तिष्क का विकास देखेंगे तो कहते हैं कि 5 या 6 वर्ष की उम्र तक बालक का लगभग 90% तक मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बालक है उसके मस्तिष्क का विकास 5 से 6 वर्ष की उम्र में लगभग 90% तक हो जाता है। और यहीं पर कहते हैं कि 10 वर्ष की उम्र तक आते आते बालक का लगभग 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। मस्तिष्क का विकास हो रहा है, मानसिक विकास नहीं, मस्तिष्क आपका ये मस्तिष्क का विकास हो रहा है। उसके बाद सामान्यतः कहा जाता है कि 14 वर्ष की उम्र तक आते आते बालकों का लगभग 100% जो मस्तिष्क का विकास होना है वो पूरा विकास हो जाता है। तो 3 अवस्था हम देख रहे हैं यहाँ पर। तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि कितनी उम्र में बालक का मस्तिष्क विकास, मानसिक विकास की बात नहीं हो रही है, मानसिक विकास तो उसका होता रहता है सामान्यतः, लेकिन मस्तिष्क की बात हो रही है कि मस्तिष्क का जो विकास होना वो कितनी अवस्था में कितना हो जाता है। तो इसको नोट कर सकते हो। 5 से 6 वर्ष में लगभग 90%, 10 वर्ष में 95% और 14 वर्ष में लगभग 100% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा देखने वाले हैं कि क्या होता है। अब यहां पर हम मस्तिष्क का भार देखेंगे, वेट, वजन। 3 यहां पर भी सामान्यतः हमें वजन देखने के लिए मिलेंगे। शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम मिलता है आपको, 350 ग्राम। इसके बाद बाल्यावस्था में देखते हैं। बाल्यावस्था में शिशु के मस्तिष्क का भार आपको लगभग 1260 ग्राम मिलता है, 1260 ग्राम। ध्यान रखना 1260 ग्राम, 1260 या 350 ग्राम। जब हम एक किशोरावस्था में देखते हैं कि आखिर किशोरावस्था में बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो इसको हम 1400 ग्राम या कहीं कहीं 1350 ग्राम भी मिल जाता है। तो हमें प्रायोरिटी 1400 ग्राम को देना है, कहीं कहीं दोनों ऑप्शन में नहीं मिलते, दोनों मिल जाए तो 1400 ग्राम को प्रायोरिटी दे देना है, नहीं तो आपको एक ही समानता मिलेगा। तो ये तीनों की अवस्थाओं के हमने मस्तिष्क भार देख लिए कि कितना कितना मस्तिष्क भार होता है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं नवजात शिशु की कुछ अवस्थाएं। तो नवजात शिशु की नोट कर लिया होगा आप लोगों ने शायद, ठीक है। अब यहां पर हम देखने वाले हैं नवजात शिशु की कुछ अवस्थाएं। नवजात शिशु की अवस्थाएं, तो नवजात शिशु की अवस्थाएं देखते हैं यहां पर क्या क्या अवस्थाएं मिलने वाली है। एक यहां पर आपको सामान्यतः एक अवस्था मिलती है मोरो अवस्था, मोरो अवस्था। तो पूछा जाता है आपसे सामान्यतः कि मोरो अवस्था ये क्या होती है। तो ये कहा जाता है मोरो अवस्था में जब किसी बालक के सामने हम कोई वस्तु लेकर के जाते हैं, जब एक छोटा बालक है उसके सामने हम कोई वस्तु लेके जाए, वो लेटा हुआ है, तो उस वस्तु को पकड़ने की वो चेष्टा करता है, हाथ और पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इस अवस्था को मोरो अवस्था कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा
किसी नवजात शिशु के आगे कोई वस्तु ले जाने पर जब अपने हाथ पैरों से उसे पकड़ने की वो कोशिश करे तो उसे मोर अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। इसी के बाद देखते हैं रूटिंग अवस्था आती है। रूटिंग अवस्था, ये रूटिंग अवस्था क्या होती है? जब सामान्यतः हम नवजात शिशु के गाल को टच करते हैं और उसके गाल को टच किया और वो अपना मुंह खोलना ऐसे शुरू कर देता है, मुंह खोलता है, तो उस अवस्था को हम रूटिंग अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, रूटिंग अवस्था। बालक कहता है, एक बालक पूछ रहा था क्लास में एक बार कि सर यदि बालक मुंह ना खोले तो क्या होगा? अरे भाई, तो वो नहीं खोलेगा तो रूटिंग अवस्था नहीं हुई, यदि वो खोल देगा तो रूटिंग अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक अवस्था बेबीन्स की अवस्था में दिखाई देती है। बेबीन्स की अवस्था, बेबीन्स की अवस्था। तो बेबीन्स की अवस्था में देखते हैं जब हम किसी नवजात शिशु के सामान्यतः तलवे में, पैर के तलवे में कुछ वस्तु से या उंगली से उसको ठोकते हैं तो अपने पैर की उंगलियों को आगे की ओर ऐसे ऐसे मोड़ता है। ये हम हाथ की बता रहे हैं, पैर की उंगलियां, पैर की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है, तो उस अवस्था को बालक की बेबीन्स की अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना, जब किसी बालक के तलवे में थोड़ा टच करे किसी से तो वो अपने पैर की उंगलियों को आगे की ओर सामान्यतः मोड़ता है। एक अवस्था यहां पर दिखाई देती है पकड़ना। ये सिंपल सा होता है, जब हम किसी बालक के हाथ में कोई वस्तु दें और वो उसे समानता से पकड़ ले तो वो पकड़ना है, ये भी एक क्रिया होती है। एक यहाँ पर फिटल एक्टिविटीज, एक क्रिया आपको दिखाई देगी, फिटल एक्टिविटीज। तो फिटल एक्टिविटीज देखते हैं, फिटल एक्टिविटीज क्या होती है? फिटल एक्टिविटीज होती है जब बालक गर्भ अवस्था में होता है, यानी जब बालक शिशु गर्भस्थ अवस्था में होता है तो गर्भस्थ अवस्था में वो स्वतः ही उसके हाथ पैरों में क्रिया होने लगती हैं। देखा होगा जब माँ गर्भावस्था में होती है तो हाथ पैर उसके ऐसे दिखता है कि कुछ बॉक्सिंग कर रहा है बालक या बालिका, तो हाथ पैरों में स्वतः क्रियाओं का होना उसका फिटल एक्टिविटीज कहलाता है। गर्भ शिशु का स्वतः अपने आप ही हाथ पैरों में क्रिया होना क्या कहलाता है? फिटल एक्टिविटीज कहलाता है। तो सामान्यतः ये 5 अवस्था हमने नवजात शिशु की अवस्थाएं देखी। इसी के साथ एक यहां पर आपको एक यहां पर क्रिया मिलती है जिसका नाम है पर्चुनेट पीरियड। एक पूछा जाता है कि ये पर्चुनेट पीरियड क्या होता है? पर्चुनेट पीरियड, तो पर्चुनेट पीरियड को यहां पर हम देखने वाले हैं कि क्या होता है पर्चुनेट पीरियड में। जब सामान्यतः बालक का जन्म होता है तो बालक मां से अम्बिलिकल कॉर्ड की सहायता से जुड़ा रहता है। किसकी सहायता से? हिंदी में देख लीजिए इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु के नाम से जानते हैं। नाभि रज्जु, जिसको नाड़ा बोलते हैं हम लोग। तो सामान्यतः जब बालक का जन्म होता है तो वो एक नाड़े के माध्यम से अपनी माता से जुड़ा रहता है। तो इस पर्चुनेट पीरियड वो पीरियड होता है जब किसी बालक की अम्बिलिकल कॉर्ड को काट करके बालक को मां से अलग किया जाता है। मां को बालक से अलग नहीं, बालक को मां से अलग किया जाता है, तो वो पर्चुनेट पीरियड के अंतर्गत आता है। तो ये सारी अवस्था है और पर्चुनेट पीरियड देखा हमने कि कैसे होता है, क्या क्या होता है पर्चुनेट पीरियड में। ठीक है, अब इसमें सामान्यतः हम देखेंगे ग्रंथिगत परिवर्तन। कुछ ग्रंथिगत परिवर्तन दिखाई देते हैं आपको। चलिए, सामान्यतः अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके बाद ग्रंथिगत परिवर्तन की बात करेंगे, कैसे ग्रंथिगत परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियों से परिवर्तन होते हैं। तो हम पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि और एक सामान्यतः हम थायरॉक्सिन ग्रंथि की बात करेंगे, थायराइड ग्रंथि की, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे करेंगे। धन्यवाद।